तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो वो कौन सा अधिनियम है? ऑप्शन देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, अधिनियम से संबंधित सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए हम अधिनियम से संबंधित जो सवाल बन सकते हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, जो महत्वपूर्ण एक्ट है उन सब के बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत क्या किया? देखिए, एक अधिनियम है 1773 में जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या किया गया? नंबर एक, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये कहा गया। और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई सन 1774 ईस्वी में, जिसके मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे थे, सर एलिजा इम्पे थे। दूसरा नियम हमारा कौन सा है 1774 में, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है? इसमें द्वैत शासन आरंभ किया गया। अगला नियम है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष मैकाले साहब को बनाया गया। और इस अधिनियम में कहा गया दास प्रथा विधि विरुद्ध है। देखिए, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस सन में? 1774 ईस्वी में। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। देखिए, जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसमें 3 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, जिसके साथ इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे। आगे चलते हैं। 1858 भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या किया गया? 1858 में इसमें मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया तथा भारत के गवर्नर को अब वायसराय के नाम से जाना जाएगा। ऐसा इस अधिनियम में विधित किया गया। देखिए, अगला नियम है 1909 मार्लियामेंट सुधार, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 1909 के अधिनियम को क्या कहते हैं? मार्लियामेंट सुधार। इसमें क्या किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, मतलब मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम प्रतिनिधि करेंगे। 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान देंगे। देखिए, जितने दिया गया सब महत्वपूर्ण है, हम सबको याद याद रखने की कोशिश करेंगे। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें क्या किया गया? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। प्रांतों में 2 सदन की व्यवस्था की गई और पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार या वोट देने का अधिकार दिया गया। अगला है 1935 का भारत शासन अधिनियम। एक बार इसको देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया? देखिए, इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां सहित भारत शासन अधिनियम 1935 में बना था। इसमें क्या किया गया? प्रांतों से द्वैत शासन को हटा दिया गया, लेकिन केंद्र में अभी भी जारी था। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। कब? 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटिश संसद को अभी भी सर्वोच्च माना जाता है। इस तरीके से हम देखेंगे हमारा सही उत्तर कौन सा। देखिए, मॉन्टेग्यू 1919, तो हम देख लेंगे इसका सही उत्तर कौन सा है, 1919। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? हमारा अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? अभी आपने देखा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस ने? 1773। सही। आगे चलते हैं। देखिए, एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, शायद मिसप्रिंट होगा या फिर परीक्षा में पूछा गया होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? देखिए, संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था 1922 में मोहनचांद करमचंद गांधी ने, मतलब महात्मा गांधी ने। 1922 में, 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की मांग की थी। महात्मा गांधी 1922 और जवाहरलाल नेहरू 1934 संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की मांग करते हैं। 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था? 1935 में वो थे एम एन राय। एम एन राय। आगे चलते हैं। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो महिला सदस्य कितनी थी संविधान सभा में? कुल महिला सदस्य थी 15। आगे चलते हैं। देखिए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा अगला अधिवेशन होगा 11 दिसंबर को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अ, बिना किसी रोक टोक के चुन लिया जाएगा।
अगला प्रश्न है संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। देखिए जितनी समितियां बनी, उप समितियां बनी, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हमने एक साथ उसको भी कवर किया है। देखिए जितनी समितियां हैं और उसके जो अध्यक्ष है उसको एक साथ देख लेते हैं। देखिए संचालन समिति, सदस्य झंडा समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति और प्रक्रिया नियमित समिति, प्रक्रिया नियम समिति, इस सब के जो चारों समिति है इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए संचालन, सदस्य झंडा, वित्त एवं स्टाफ और प्रक्रिया नियम समिति, इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति, देखिए जिसमें संघ जुड़ा है ये संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इन दोनों के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार उप समिति, देखिए दो समितियां थी, एक मूल अधिकार उप समिति, एक अल्पसंख्यक उप समिति। मूल अधिकार के जेवी कृपलानी और अल्पसंख्यक के एच सी मुखर्जी। देखिए कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जितनी समितियां थी एक बार सबका रिवीजन करते हैं। देखिए संचालन समिति, सदस्य झंडा, प्रक्रिया नियम और वित्त एवं स्टाफ, वित्त एवं स्टाफ। कौन कौन? संचालन, कौन कौन? संचालन, तदर्थ, वित्त एवं स्टाफ और प्रक्रिया नियम समिति, इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए जिसमें संघ लगे, जैसे संघ संविधान और संघ शक्ति, इसमें कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा जरूर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। इस तरीके से, इस तरीके से देखिए अल्पसंख्यक समिति की उप समिति के बारे में पूछा गया था, अल्पसंख्यक उप समिति के बारे में पूछा गया था, तो इसके कौन होंगे? एच सी मुखर्जी। सही टिक कर लेंगे एक बार, एच सी मुखर्जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? देखिए अभी हमने पढ़ा ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति की बात कर रहा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे चलते हैं। भारत का संविधान लिखा गया था, मतलब ये अवधि की बात कर रहा है, 2 वर्ष 3 वर्ष, तो भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। इसका मतलब यह है 2 वर्ष में नहीं, 2 वर्ष से ज्यादा था, 3 वर्ष में नहीं, 3 वर्ष से कम था। ये भी गलत, ये भी गलत। 3 वर्ष से अधिक समय में नहीं, 3 वर्ष से अधिक किंतु देखिए 2 लिखा होगा, ये 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम समय में, यही सही है। आगे चलते हैं। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, भारतीय का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए पूछ रहा है कब अपना संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो इसकी तारीख पूछ रही है। ये तारीख है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान विधानसभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया, कब प्रस्तावित किया था? वो था 26 नवंबर 1949। प्रश्न है इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? भारतीय संविधान के निर्माण में इनमें से कौन सा कारक योगदान नहीं देता है? देखिए औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। देखिए पढ़ने से पता चल जा रहा है कि संविधान के निर्माण में योगदान किसका नहीं था? औद्योगिक क्रांति का नहीं था, यही इसका ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है उसको टिक कीजिए। यह एक लिखित संविधान है, जी हाँ लिखित संविधान है। यह अनुमेय है, इसमें संशोधित किया जा सकता है, हाँ इसमें जरूर किया जाता, हुआ भी है 104 बार से ज्यादा। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है, देखिए ये भी सही है। इसे राज्य के राज्यपाल से, देखिए राज्य के राज्यपाल को संशोधित नहीं कर सकते हैं, इसी यही इसका सही होगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना है? भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना? शब्दों की बात की है तो भारतीय संविधान की एक बार चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8
8 अनुसूचियाँ थी जब भारतीय संविधान बना था। उसके बाद कुल अब तक 452 अनुच्छेद 452 अनुच्छेद, लगभग 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। इसी के साथ इसका सही उत्तर होगा 1,20,000 शब्दों से भी अधिक। देखिए, जब संविधान बना था उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। जब और वर्तमान में कुल कितने हैं? तो 452। जब संविधान बना था कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे, अब 25 भाग हैं। संविधान बना था कितनी अनुसूचियाँ? 8, अब 12 अनुसूचियाँ। आगे चलते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार से, तो एक बार मौलिक अधिकार के अनुच्छेद को एक बार देख लेते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं कुल? इस समय वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार थे, पहले 7 था। संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था उसको हटा दिया गया है, उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो एक बार देखते हैं कौन से हैं वो 6 मौलिक अधिकार। एक है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृ सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनके अनुच्छेद को एक बार देख लेते हैं। जैसे समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? ये 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19-22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी 29-30 है। संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो समानता का अधिकार देखिए, मौलिक अधिकार से संबंधित जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सबको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 है विधि की समक्षता, मतलब कानून के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 अवसर की समानता, मतलब रोजगार की समानता, हर सभी को अवसर समान अवसर दिया जाएगा, वो अनुच्छेद 16। 17 है अस्पृश्यता का अंत और 18 है उपाधियों का अंत। जितनी उपाधियां थी उन सबका अंत कौन करता है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 अभ्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, मतलब अभ्यर्थी वही है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन प्रदान करता है? कौन सा नहीं? तो अनुच्छेद 20। मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का प्रतिषेध कौन करता है? अनुच्छेद 23। इसका मतलब यह है कि मानव के आयात निर्यात और अ, बिना पैसे के काम करवा देते हैं उसके उसका प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, मतलब छोटे बालकों को अ, दुर्घटनायुक्त काम नहीं कराया जाना चाहिए, यह अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 29 क्या? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण कौन करता है? अनुच्छेद 29 कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 अभ्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार के संबंध में, अनुच्छेद 23 था। अनुच्छेद 24 जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार संबंधित कुछ प्रश्न देखिए। अभी प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 14। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 14। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री का आरंभ किया था? कौन सा है ये? अनुच्छेद 18। उपाधि से संबंधित कौन है? अनुच्छेद 18। 16 किससे संबंधित है? अवसर की समता। 17 किससे है? अस्पृश्यता का अंत। 15 किससे है? धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान से संबंधित भेदभाव का प्रतिषेध करता है। आगे देखते हैं। मानव मानव का भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? मानव के क्रय विक्रय जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रतिबंध कौन करता है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 में क्या गया था कि 14 वर्ष से कम आयु बालकों को कारखाने, मतलब जोखिम युक्त जितने भी काम है उसका प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24। इनमें कौन सा है? अनुच्छेद 23। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण बात करता है? हमने इसको बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करता है, यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संवैधानिक उपचारों के तहत कौन सा आता है? संवैधानिक उपचारों के तहत आता है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो ये आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार।
मौलिक जैसे इस प्रश्न का मतलब ये है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो किस अधिकार के तहत आता है? वो एक कानूनी अधिकार है, वो एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक है या प्राकृतिक? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा? मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को संविधान ने विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है, उच्चतम न्यायालय को। मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्न, जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं आगे, कह रहा है मार्च 2019, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से थे इसलिए इसमें 2019 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, तो वही है। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्यों की संख्या, जब बना था मौलिक कर्तव्य 1976 ईस्वी में 51 जब जोड़ा गया था तो उसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन बाद में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, इसे जोड़ा गया। इसके बाद कुल मौलिक मौलिक कर्तव्यों की संख्या अब 11 हो चुकी है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, हमने अभी डिस्कस किया। वो कितने हैं? 11। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51 को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये है 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे चलते हैं। निम्न में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? मूल कर्तव्य की संस्कृति किस किस समिति ने की थी? वो थी स्वर्ण सिंह समिति। बी सही है, यहाँ लिखा है स्वर्ण सिंह समिति, इसने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? वही प्रश्न है, कौन सही है? स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? देखिए, कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात कर रहे हैं तो उस समय 10 थे, वर्तमान में 11 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्श की कद्र करना। इनमें से कौन सा है? तो लोक चुनाव में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए राष्ट्रपति के अनुच्छेद को एक बार सही तरीके से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं या याद करते हैं। जिसको याद नहीं है याद कर लीजिए, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। देखिए, हमारा प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? वो अनुच्छेद 52 है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति के निर्वाचन, अनुच्छेद 54। और उसकी रीति कैसी होगी? अनुच्छेद 55। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किससे संबंधित है? 54 से, और निर्वाचन की रीति 55 से, कार्यपालिका शक्ति 53 से, और भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो 52 से संबंधित है। राष्ट्रपति की पदावधि 56 में, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता जो है 57, अनुच्छेद 57 में। ये अनुच्छेद है। राष्ट्रपति निर्वाचन की जो अर्हता है 58 में, राष्ट्रपति निर्वाचन की जो अर्हता है वो 58 में। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में, और जो महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। एक बार फिर से देखते हैं, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53। भारत राष्ट्रपति जो होगा कार्यपालिका के शक्ति का मालिक होगा, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में। उसके बाद है 56, राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 57 क्या कहता है? पुनः निर्वाचन की पात्रता के लिए से संबंधित है, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचन की अर्हताएं। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति का शपथ से संबंधित है, महाभियोग, अनुच्छेद 61 में। देखिए, एक स्पेशल अनुच्छेद है, अनुच्छेद 72, जो कहता है राष्ट्रपति के क्षमतान से संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 72। आगे चलते हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, देखिए इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आगे वाले प्रश्नों में डिस्कस किया गया है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अनुच्छेद को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए होंगे। भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 63। राज्यसभा का पदेन सभापति 64। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा 66 के तहत, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ 69 के तहत। प्रश्न एक बार देख लेते हैं। प्रश्न कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जब उनका 5 वर्षों का। देखिए,
राष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और राज्यपाल का कार्यकाल, इस पूछे जाते हैं कार्यकाल। इससे संबंधित हम जितने प्रश्न हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन सबका होता है 35 वर्ष। लोकसभा, विधानसभा लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इनकी न्यूनतम उम्र सीमा होती है 25 वर्ष। मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष कम होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य और विधान के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। सरपंच है उसके लिए न्यूनतम 21 वर्ष होने चाहिए। देखिए, राज्यसभा सदस्य 30 वर्ष, बल्कि राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति कौन? उपराष्ट्रपति, इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कंफ्यूज मत होइएगा, आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद किस में है? तो वो है अनुच्छेद 123। मतलब अनुच्छेद 123 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? देखिए, ये पहले होता था, लेकिन 2016 का प्रश्न है, पुराना है, तो उस तरीके से इसमें 12 सही होगा, बल्कि अब इसमें 0, मतलब इसको खत्म कर दिया गया है। ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने, देखिए ये महत्वपूर्ण था उस समय, लेकिन 12 सही है, लेकिन अब पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? भारत के जो राष्ट्रपति है वो अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? वो होगा उपराष्ट्रपति को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? भारत के संविधान अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई है। देखिए, ये बिल्कुल सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के कुल सदस्य के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। 2/3 से अधिक, देखिए ये भी सही है, ये गलत है। अनुच्छेद 61 ये भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्य के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है राष्ट्रपति पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इसके लिए जेल भी गए थे? तो वो हैं वी गिरी, भारत के राष्ट्रपति, चौथे राष्ट्रपति हैं ये। इन्होंने अपनी पढ़ाई आयरलैंड में की थी, जो वकालत की होती है, और वहीं पर इन्होंने आयरिश स्वतंत्रता के लिए संग्राम में भाग लिया था, इसके लिए जेल भी गए थे। आगे चलते हैं। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं भारत के 6वें राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध हुआ था? वो कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी 6वें राष्ट्रपति। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? ये कौन है? संजीवा रेड्डी। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। देखिए, पुराना प्रश्न है इसलिए है, आपको आप में अगर पूछा जाएगा तो होगा वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के। देखिए, ये कितने थे? ये 14वें थे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15वें है। याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू इसमें कौन से हैं? 15वें। आगे चलते हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत की, देखिए यहाँ अगर पूछा जाएगा तो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, जो कि 15वें है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके तहत होता है? अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 66 के तहत। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अगर नहीं हुआ है, उनको पद से पहले हटाया जा रहा है, तो वो अधिकार किसके पास है? राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा। देखिए, तो वो किसके पास है? राज्यसभा के पास। आगे चलते हैं।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, अनुच्छेद 72 क्या कहलाता है? अनुच्छेद 72 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 72 में क्या है? अनुच्छेद 72 में है क्षमादान। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को। यथा अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? देखिए राज्यसभा के अध्यक्ष पूछा है, इस समय कौन है? इस समय कौन है? जगदीप धनखड़। इस समय राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? जगदीप धनखड़। ये 18 से है तो ये अब नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा वर्तमान में। अगर पूछा जाएगा तो कौन है? जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। साथियों ये था हमारा छोटा सा सेशन भारतीय संविधान के प्रैक्टिस सेशन के साथ, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए प्रश्न इसमें शामिल किए गए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।